नमस्ते बच्चों। बच्चों, मैं हूँ हिंदी विषय की अध्यापिका। मेरा नाम है रेखा चौहान। बच्चों, कक्षा 6 में व्याकरण विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, सामने दिए चित्रों को देखो। ये जो चारों चित्र दिए गए हैं इनको देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। सभी चित्रों में सुनकर, बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक प्रेषित पहुंचाई जा रही है। पहला जो चित्र है इसमें अंशु रेडियो पर समाचार सुन रहा है, तो सुनने का काम कर रहा है। दूसरा चित्र है इसमें अंश फोन पर बात कर रहा है, मतलब बोल रहा है। तीसरा चित्र है इसमें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। और जो चौथा चित्र है इसमें सुनीता अपने सदन के पट पर समाचार लिख रही है। पट होता है ब्लैक बोर्ड, जो उसका जो घर है, सदन मतलब घर, उसका घर है, उसमें जो ब्लैक बोर्ड है उस पर कुछ लिख रही है। तो भगवान ने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वह भाषाई कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषाई कौशल है द्वारा आपस में अपनी बात कह सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। आपसी संबंध बनाने में भाषा की एक निश्चित भूमिका है, मतलब हम सामने वाले से बातचीत करते हैं, उसकी बात समझते हैं, तो ये सब भाषा में ये निश्चित भूमिका निभाते हैं। ये सभी एक दूसरे को समझने में। भाषा न होती तो यह सृष्टि गूंगी होती, मतलब जो ये धरती है उसमें जितने भी प्राणी, जीव जंतु, पक्षी जो सभी है, वह अगर अपने स्वर का प्रयोग नहीं कर पाते तो ये जो सृष्टि है वो गूंगी होती। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। पहला जो चित्र है, इस चित्र में दो मित्र हाथ से इशारा कर बात कर रहे हैं। भाषा का ज्ञान न होने पर रमा मोहन को संकेत द्वारा कुछ कह रही है दूसरे चित्र में। तो बच्चों, क्या संकेतों को भी भाषा कहा जा सकता है? विचारों का आदान प्रदान तो यहाँ भी होता है। जैसे हम बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के हम पढ़कर और सुनकर समझते हैं, उसी तरह जो संकेत मतलब इशारों से हम विचारों को पहुँचाते हैं एक दूसरे तक, तो क्या यह भी एक भाषा का प्रकार है? यह सच है कि यहाँ संकेतों के द्वारा बात हो रही है, पर इसे संकेतों को भाषा नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं मान सकते भाषा? क्यों? पहला है क्योंकि वह अपने मन की सारी बात केवल संकेतों के माध्यम से नहीं कही जा सकती। मतलब कोई भी मनुष्य है अपने जितने भी मन के विचार है या तो बोलकर या लिखकर बता सकता है, संकेतों में वो ज़्यादा नहीं बता पाएगा। दूसरा है सांकेतिक भाषा का दायरा बहुत सीमित होता है, मतलब पूरा डिटेल में हम नहीं समझा सकते इशारों में सामने वाले को। तीसरा है अतः सांकेतिक भाषा को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है निश्चित कि संकेत में ऐसा ही कहा था, तो इसको हम प्रामाणिक रूप में नहीं मान सकते। तो भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप है, लिखित और मौखिक। आगे है भाषा के मुख्य दो रूप। भाषा के रूप है मौखिक और लिखित। बच्चों, सामने दिए चित्रों को देखो। ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। नेहा टीवी पर समाचार सुन रही है, तो नेहा सुनने का काम कर रही है। दूसरा जो चित्र है इसमें रोहन फ़ोन पर बात कर रहा है, तो रोहन फ़ोन पर कुछ कह रहा है। तीसरा चित्र है इसमें अमित बच्चों को पढ़ा रहा है। जो अमित है वह बच्चों को बोलकर कुछ निर्देश दे रहा है।
तो ये जो तीनों चित्र हमने समझे, इसमें कुछ ना कुछ मुंह से बोलकर बातचीत हो रही है, कहीं सुनकर समझा जा रहा है और कहीं बोलकर समझाया जा रहा है। तो ये सभी मौखिक भाषा का रूप है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं या दूसरे की बात सुनते या समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक मतलब मुंह से बोलना। यह भाषा का स्थायी रूप है। आगे हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा है जो भाषा का स्थायी रूप है। मतलब लिखित हम लिखते हैं, कुछ भी एक जगह निश्चित हो जाता है कि हमने लिखा है, इसलिए ये भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि रोज़ाना की ज़िंदगी में इसी का प्रयोग अधिक होता है। इन सभी चित्रों में लिखकर अपनी बात बताई जा रही है। जो पहला चित्र है इसमें शालिनी अपने विचार पत्र में लिख रही है, तो लिखकर ये दूसरे को, जिसको भी अपने विचार बताना चाह रही है, उसको लिख के बता रही है। जो दूसरा चित्र है इसमें अनुराग डायरी लिख रहा है। इसमें वह डायरी में लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना चाह रहा है। तीसरा चित्र है इसमें संकेत, जो लड़का है उसका नाम है संकेत, गृह कार्य कर रहा है। तो ये जो बच्चा है लिखकर अपना जो होमवर्क है क्लास का वो कर रहा है। यह सभी पढ़कर, समझकर और लिखकर अपनी बात कह रहे हैं। मतलब कि जो पहला चित्र है इसमें तो शालिनी है, वह लिखकर अपने विचार बता रही है। दूसरे में अनुराग डायरी लिख रहा है। और जो तीसरा चित्र है इसमें जो संकेत है, उसको जो गृह कार्य दिया गया है उसको पहले उसने पढ़ा, समझा और अपना जवाब वो लिखित रूप में दे रहा है। तो जब लिखकर मन के भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा भाषा के बारे में और भाषा के प्रकारों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे यह भी जानो, मतलब कि और भी खास जानकारी। बोलते समय कुछ ध्वनियाँ हम करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं तो कुछ आवाज़ आती है, उसे ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों को जब हम केवल सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। इन ध्वनियों को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चा जो अपने जन्म के साथ अपनी माँ और परिवार से सीखता है वह मातृभाषा होती है। मतलब घर में हम जो भाषा बोलना सीखते हैं अपने परिवार के सदस्यों से, वह हमारी मातृभाषा होती है। बोली का अर्थ है बोलना। आपस में अपनी बात कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका कोई व्याकरण नहीं होता। जो बोली है भाषा का छोटा और अल्प विकसित रूप है। इसका कोई व्याकरण नहीं होता। लोग अपने समझ के हिसाब से इसे बोलते हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए एक दूसरे की बात। इधर से लेफ्ट मारना फिर राइट, तुम पहुंच जाओगे। जो ये वाक्य है यह बोली है, भाषा नहीं, क्योंकि इसे मुंबई में ही समझा जा सकता है। किसी और जगह का जो मनुष्य है वो इस भाषा को नहीं समझ पाएगा। मुंबई के जो रहने वाले लोग हैं वो इसको समझ पाएंगे, क्योंकि एक बोली के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका कोई प्रामाणिक रूप भी नहीं है। इसमें कोई साहित्य रचना वगैरह नहीं होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र का मतलब होता है देश। जो हमारा पूरा देश है उसमें जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं और ज़्यादातर लोग उसको समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं, वही राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। आगे है राजभाषा। राजभाषा राजकाज की भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब सरकारी जो कार्यालय है, ऑफिस, उसमें जितने भी कामकाज होते हैं
वो हिंदी भाषा में होते हैं। राजकाज मतलब सरकारी कार्यालयों की जो काम है वो हिंदी भाषा के रूप में होते हैं। और जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा को मान्यता मिल गई कि जो राज्य के जितने भी काम होंगे इसी भाषा में होंगे, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग इसे पढ़ और समझ सकते हैं। इसीलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। जब कोई भाषा विश्व के अधिकांश क्षेत्रों द्वारा बोली समझी जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मतलब कई देशों के लोग इसे बोलते समझते हैं। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा है। आगे है भारत की कुछ भाषा है। मराठी, गुजराती, तमिल, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी ये भारत में बोली जाती है। और विश्व मतलब दुनिया में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, रूसी, संस्कृत, हिंदी, चीनी ये सारी भाषाएं बोली जाती है। तो बच्चों आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।